नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। छटनी की तलवार क्या मंदी की मार? जी हाँ, ये सवाल उठना शुरू हो गया है क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों में मंदी का दौर अब चल रहा है। कई बड़ी कंपनियां कर्मचारियों को निकाल भी रही हैं। अब ऐसे में दक्षिण कोरिया की बड़ी टेक कंपनी सैमसंग भी वैश्विक स्तर पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक दुनिया भर में अपने कर्मचारियों की वर्कफोर्स में 30% की कमी करने की योजना बना रही है। अब ऐसे में सैमसंग की इस योजना से भारत समेत कई देशों के सैकड़ों कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे और केवल बात सैमसंग की नहीं है, तमाम तरह की कंपनियां और ये जो छटनी की कहानी है ये केवल आईटी या इलेक्ट्रॉनिक या किसी सेक्टर स्पेसिफिक कंपनी से जुड़ी हुई नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि छटनियां की जा रही हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमित कुकरेजा, फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी, विनायक सप्रे, पब्लिक स्पीकर, फाइनेंशियल कोच, और विवेक तिवारी, फाउंडर प्रज्ञान एडवाइजरी। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और छटनी या ले ऑफ्स की स्थिति ऐसी है कि अभी अगर गूगल सर्च पर ले ऑफ्स डाल दे अपने सर्च इंजन में तो उनके पास सूची आ जाएगी और लगातार ये खबरों में अपडेट हो रहा है। सैमसंग का मैंने जिक्र किया, पीडब्ल्यूसी यहाँ पे पीडब्ल्यूसी यूएस लगभग 1800 लोगों की छटनी कर रहा है। कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट का जो गेमिंग डिवीजन है एक्सबॉक्स, वो भी इस पर पीछे नहीं है। सोनी में भी यहाँ पर लेऑफ्स की खबरें आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अक्रॉस द बोर्ड, अच्छा डेल, वॉक्सवैगन, सब जगह से हम देख रहे हैं कि छटनियों को लेकर, और छटनी ऐसा नहीं कि कोई एक लेवल पर हो रही है, हर लेवल पर हम देख रहे हैं कि लोगों को निकाला जा रहा है, चाहे वो बड़े मैनेजमेंट तबके पर बैठे हो या हम एंट्री लेवल लोगों की बात कर रहे हैं। तो विवेक, सवाल क्योंकि मेरे ख्याल से आप एचआर से जुड़ी सर्विसेज भी देते हैं, किस वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा कदम अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस सेक्टर्स हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है? पहले तो इस तरह की खबरें सेक्टर स्पेसिफिक हुआ करती थी और वो समझ में भी हमें आता था क्योंकि एक स्लो डाउन की आहट थी कहीं ना कहीं, लेकिन ये तो अब की बार जो तस्वीर सामने आ रही है ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे? शुक्रिया, धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसका प्रमुख कारण क्या है? मेन रीज़न ये है कि जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है विश्व की आज की डेट में, यूएस, उसमें जिस तरीके की बातें चल रही हैं वो हम सब जानते ही हैं। बात ये हो रही है कि शायद वो इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, कंज्यूमर स्पेंड, डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हो रहा है वहाँ पर। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ उनसे लिंक्ड हैं और कुछ खास तरह की इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा लिंक्ड हैं, जिनमें तुरंत इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि आपने शुरू में कहा, टेक, आईटी और उसके बाद बाकी सारी। तो रीज़न ये है कि क्योंकि वो रिसेशन में जाने की संभावना है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं, वहाँ पर कई लोगों को निकाला जा रहा है और मूड ऑफ द इकोनॉमी, ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल नहीं है। तो उसकी वजह से हर तरफ इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर की इंडिया में, तो टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर ज़्यादातर अगर आप देखेंगे यूएस से लिंक्ड है। या तो यूएस की जीसीसीज़ यहाँ पर हैं, यहाँ जो हम जिस तरह की आईटी सर्विसेज हैं, हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर उनका खुद का इस वक़्त जो स्थिति है वो मजबूत नहीं है, तो ऑब्वियसली वो स्पेंड वहाँ पर कम करेंगे। अगर वो स्पेंड वहाँ पर कम करेंगे, तो यहाँ पर इकोनॉमी में, यहाँ पर जॉब्स में इम्पैक्ट आएगा, ले-ऑफ्स होंगे, जो कि हम देख रहे हैं। तो प्रमुख कारण यही है। और जैसे कि अंग्रेज़ी में हम कहते भी हैं कि व्हेन यूएस स्नीज़ेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो कुछ को जल्दी हो जाता है, कुछ को थोड़ी देर में आता है। तो ये इसका एक एक प्रमुख कारण जो मुझे समझ में आता है। धन्यवाद। तो विनायक, देखिए, छटनी की इस तरह की खबरें, खैर इस तादाद में इस तरह की खबरें नहीं हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि छटनी के कॉन्सेप्ट से कोई वाकिफ नहीं है। ग्लोबली ये एक फिनोमिना है। कई बार हम देखते हैं कि स्लो डाउन के चक्कर में हो जाता है। कई बार बहुत सारी कंपनियां बहती गंगा में हाथ धो बैठती हैं क्योंकि कुछ लोगों से उनको पीछा भी छुड़ाना होता है। अब ऐसे अब क्योंकि ये इतना कंसिस्टेंट होता जा रहा है, बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से लोगों को भी पता चल गया है कि अब ले ऑफ जैसी स्थिति से कैसे आपको डील करना चाहिए। एक तो ये ले ऑफ की स्थिति है, दूसरा रेगुलर इनकम को लेकर लोगों की सोच में बदलाव भी इस लिहाज से आ रहा है क्योंकि एक गिग इकोनॉमी की ओर, मैं भारत की बात कर रही हूँ, हालांकि ले ऑफ एक बहुत ही ग्लोबल कॉन्सेप्ट है।
और गिग इकोनॉमी जैसा कॉन्सेप्ट भी है, कहीं ना कहीं लोगों में एक कंसिस्टेंट और रेगुलर इनकम को लेके माइंडसेट में भी हमें बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो ट्रिगर हो गया हो ले ऑफ से ही, जब हमने बहुत साल पहले इसकी शुरुआत होती हुई देखी थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक क्या हम कह सकते हैं कि लोग एक इनकम पे निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, और ले ऑफ्स उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। विनायक। अच्छा, थैंक यू सो मच कविता। बहुत मैं सालों से बात कह रहा हूँ, करीब पिछले 5-6 सालों से बात कह रहा हूँ कि लोगों को, जो खासकर अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसको हम जेन जी कहते हैं, उनके लिए खास बात यह है कि उनको एक तो अ, आदत शायद इनको पड़ जाएगी अपने आप को चाहे या ना चाहे, और 45 से 50 के बीच का फोर्स रिटायरमेंट एज हो जाए। दूसरी चीज ये है कि इन सब चीजों के लिए लोगों को तैयार रहने की जरूरत है, और इनसे आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये अपने आप को पहले दिन से किस तरह से तैयार रखते हैं, और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कितनी आप तैयारी रखते हैं। तो उसमें आपको कदम उठाने, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको कदम उठाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी ले ऑफ की जिसकी हम बात कर रहे हैं सैमसंग में, उन्होंने एक जगह पे कहीं ये भी बताया है कि ये सब हो जाने के बावजूद, जिसको हम अंग्रेजी में रेशनलाइजेशन भी कहते हैं, जो अपनी कम की पीछे छुड़ाने के लिए लोग कर रहे होंगे, ये एक रूटीन एक्सरसाइज होने जा रही है उनके लिए। तो और ये सिर्फ पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात नहीं है, हर जगह ये होने जा रहा है। तो ऐसे में दो चीजें लोगों को करने की जरूरत है। एक, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, यानी अपने कमाई में से कुछ पैसे निकाल के लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें, ताकि एक अपने लिए किटी तैयार करें। दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, टू स्टे रिलेवेंट, इज के उनको लगातार अपने स्किल सेट्स बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखिए कि किसी एक पद्धति से किसी ने जब पढ़ाई की हुई है, वो 5 साल 6 साल में शायद वो रिडंडेंट हो जाती है चीजें। तो ऐसे में स्किल सेट्स बढ़ाने की बहुत ज्यादा उनको आवश्यकता है। तो ये दो चीजें उनको हेल्प करेंगी। जो स्किल सेट्स बढ़ाए तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, एक तो रेलिवेंट रहेंगे नौकरियों में, और दूसरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए अपने पैसे जो आज जो हम कमा रहे हैं उसमें से कुछ एक पैसा निकाल के लगातार इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो एक किटी तैयार हो जाए। ऑलराइट, लेकिन तैयारी आपको एक तरफ करनी चाहिए, इस बात में कोई भी शक नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ये स्थिति कभी रिवाइव क्यों नहीं हो पाती है, रैशनलाइजेशन और अपने, क्योंकि एक बात ये भी है कि कंपनियों को काफ़ी स्किल्ड लोगों की भी ज़रूरत है, और वो हमेशा इस तरह के लोगों के लुकआउट में भी रहते हैं। विवेक, क्या वजह हो सकती है कि एक तरफ आपको अपग्रेडेशन और स्किल लेबर की ज़रूरत है, दूसरा इस तरह की रैशनलाइजेशन के जो दावे आप कर रहे हैं वो आप कई सालों से करते ही आ रहे हैं, वो निरंतर एक प्रक्रिया जो है आपकी शुरू ही हो रही है। कहीं ना कहीं अगर चोट एक कर्मचारी को पड़ रही है तो कंपनी का भी नाम खराब हो रहा है, ऐसा भी आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि ये इस तरह की खबरों में आना आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में या पीपल मैनेजमेंट या तमाम कॉस्टिंग को लेकर या जो भी मैन पावर है, वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स पकड़ी गई हैं, सामने हैं, इसीलिए आपको ये कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये चीज़ें दुरुस्त क्यों नहीं की जाती हैं कंपनियों की तरफ से? सवाल यहाँ पर ये बहुत बड़ा है विवेक। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। और ये सवाल जाता है इस बात पे कि कितनी डीप लेवल पे सिस्टेमिक थिंकिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की आजकल बात हो रही है। यूजुअली आजकल क्या हो रहा है, मैक्रो एक इन्वायरमेंट को देखते हुए जो हमारा दृष्टिकोण है वो छोटा हो गया है। मैं सब ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कई ऑर्गेनाइजेशन का छोटा हो गया है। तो होता क्या है कि बाहर इतना ज्यादा बदलाव है, डायनेमिक नेचर है, सोच अभी छोटी है। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्या रास्ता अपनाएं। तो एक रास्ता अपनाया कि अगले 1-2 साल में हम यहाँ आगे बढ़ने वाले हैं। अगर हम यहाँ आगे बढ़ने वाले हैं तो सडनली एहसास होता है कि हमारे पास ये कैपेबिलिटीज तो है ही नहीं, और ये कैपेबिलिटीज बहुत जरूरी है हमें इस रास्ते पे आगे ले जाने के लिए। तो सडनली क्या होता है कि आपको लगता है कि यार ये कैपेबिलिटीज क्या करें, बिल्ड तो कर नहीं सकते, अंदर से बनाएंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा, तो क्या करें, इसको बाहर से हायर कर लिया जाए। अब आपने हायर कर लिया, हायर करके आपने एक्सपेंसिव रिसोर्स, जैसे आपने बोला कि कुछ तरह की कैपेबिलिटीज आसानी से नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलती हैं तो उनका एक्सपेंस भी ज्यादा है। लेकिन 1-2 साल के बाद आपकी दिशा ही बदल गई,
क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आपने बहुत लंबा सोचा नहीं था, अब दिशा बदली तो आपने कहा कि अब ये कैपेबिलिटी की अब उतनी जरूरत नहीं है, हमने ये यहाँ पर बना तो लिया लेकिन अब उसको हम लेवरेज नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या कीजिएगा? तो फिर उसको रैशनलाइज कीजिएगा, उसको किसी तरीके से कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा काम उसको दे दिया जाए, और अंततः क्योंकि बहुत महंगा है और काम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप एग्जिट रूट देते हैं उनको। और कुछ तरह की चीजें जो माइक्रो एनवायरनमेंट में होती हैं वो थोड़ा सा इसको तेज कर देती हैं कि अगर मंदी का दौर आने वाला है, हमारा मार्केट बाहर है, हमारे कस्टमर्स जो बाहर हैं वो ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत सॉलिड रीजन मिल जाता है एक इमीडिएट डिसीजन लेने का कि अब इनको निकाला जाए। तो मूल बात यह है कि सिस्टेमिक लेवल पे लॉन्ग टर्म थिंकिंग अगर नहीं हो रही है तो इस तरह की चीजें होती ही रहेंगी, इनसे आप बच नहीं सकते। शुक्रिया। ऑलराइट, अमित, अभी क्योंकि हम लेऑफ्स के साथ साथ खुद अपने स्किल सेट्स को बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, दो तरह की प्लानिंग की ज़रूरत होगी। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपको करनी ही होगी अमित, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने स्किल सेट और अपने अपग्रेडेशन को भी ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे इसको लेकर लेख और आर्टिकल्स और चर्चाएं चैनल्स पर हो चुकी है। हमने और आपने विनायक के साथ भी कई बार इस मामले पे बात हुई है कि कैसे अपनी कमाई को डाइवर्सिफाई किया जाए, ठीक है, और क्यों अब का दौर ऐसा हो गया है कि आपको ये ज़रूर ही करना चाहिए, ये आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए। हर किसी के लिए वो मुमकिन होता नहीं। अब जैसे कि हमारे हाई इंटेंसिटी जॉब में तो हम पूरा दिन इसी तरह निरंतर काम करते रहते हैं कि समय नहीं मिलता कि आप सोचो कि इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। और हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इतने हेक्टिक शेड्यूल में काम करते हैं, और जब फाइनली उनके ऊपर गाज गिरती है तो समझ में आता है कि गलती हो गई, भूल हो गई। तो एक तो वर्क लाइफ बैलेंस की ज़रूरत होगी यहाँ पे, और दूसरा आगे कैसे बढ़ें, अपने सोच को ओवरऑल नज़रिए को भी बदलने की ज़रूरत है, कैसे करें अमित? ये कविता, इस शो में आपसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं और विवेक यही बात कर रहे थे। हम दोनों गुड़गांव में हैं और काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा। क्योंकि हम घर पे हैं तो हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आपके साथ टीवी शो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। और बाहर अगर आप गाड़ी निकाल के रोड पे जाएंगे तो पानी भरा हुआ है, पूरी रात गुड़गांव में बारिश हुई है, रोड्स टूटे हुए हैं। जो लोग वहाँ फंसे हैं वो बड़े ही एम्बिगुअस, कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन सिचुएशन में हैं। हम लोग बड़े स्टेबल और समथिंग विच इज सिंपल स्टेबल स्टेट में हैं और आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो वूका वर्ल्ड हो गया है, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस, हम सबको ये माइंडसेट बनाना है कि बाहर की दुनिया काफ़ी डायनामिक हो गई है, काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है। और इस डायनामिक वर्ल्ड में सक्सेसफुली जीने के लिए आपको अपना एक कांस्टेंट छोटा सा घर बनाना होगा जिसमें आप सुरक्षित और स्टेबल फील करें, ताकि बाहर की डायनामिक वर्ल्ड की वॉलेटिलिटी को आप हैंडल कर सकें। उसके लिए ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नंबर 1 पैरामीटर। जितना जल्दी हो सके आप अपनी एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनाइए, पैसिव इनकम पोर्टफोलियो बनाइए, जल्दी से अपना घर बनाइए जहाँ पे आप सेफ फील करते हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए, इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को अच्छा रखिए, ताकि अगर आप इस वॉलेटाइल वर्ल्ड में इम्पैक्ट होते हैं तो आपकी वेल्थ इरोड नहीं होती और इंश्योरेंस फ्रेमवर्क आपकी सुरक्षा कर सकता है। तो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे फोकस करें। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खुद पे फोकस करें, खुद की रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू योर वर्क, विद रिस्पेक्ट टू योर हेल्थ, विद रिस्पेक्ट टू योर पर्सपेक्टिव ऑफ मनी। तो आपको अब वो वक्त आ गया है जहां आपको खुद पे बहुत ध्यान देना चाहिए और अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम पोर्टफोलियो और बहुत ही अच्छा मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ताकि आप इस वॉलेटाइल वर्ल्ड को, इस वूका वर्ल्ड को अच्छे से उसमें जी सकें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अप्लाई करके लोगों को मदद कर सकें। ऑलराइट, अब कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर आते हैं और विनायक बताएं अब किया कैसे जाए और किया क्या क्या जाए। So, of course, it is easier said than done, to be very honest. क्योंकि दो चीजें हैं। एक तरफ मैं कितने लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि मुझे जिस तरीके के लोग चाहिए स्किल सेट्स वाले वो नहीं मिल रहे। तो एक तरफ अच्छे लोगों की कमी है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मिसफिट है उस रोल के लिए।
और ये चीजें जो अभी विवेक ने बताई कि लॉन्ग टर्म का लोग रुख अख्तियार नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि 5-5 सालों में चीजें बदलती जा रही हैं। तो एक जमाने में अगर लोग लॉन्ग टर्म सोचते थे, 15 साल नौकरी के मामले में बात कर रहा हूँ, या कंपनियां चलाने के मामले में अगर मैं बात कर रहा हूँ, इतनी तेजी से चीजें बदलती जा रही है हर 5 साल 6 साल में कि कोई एक नौकरी पता चला रिडंडेंट हो जाती है। इसलिए ऐसे में ये आवश्यक है कि जब तक आप काम कर रहे हैं, जब जो भी नौकरी में आप हैं, वहां से उस पहले दिन से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, और जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाए उसमें बिना किसी भी देर के इंक्रीमेंट, हम लोग हमेशा एसआईपी की बात करते हैं, लेकिन आज के जमाने में मुझे ऐसा लगता है कि एसआईपी के साथ उसको स्टेप अप करने की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है। उसका एक कारण मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि अगर आप छोटी छोटी एक 5,000 रुपए हर महीने की भी आप एक निवेश करते हैं विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% एवरी ईयर, तो 20 साल में आप करीब करीब 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं, और 25 साल में 2 करोड़ क्रॉस कर जाते हैं, 30 साल में 4 करोड़ क्रॉस कर जाते हैं। अगर आपकी किस्मत साथ में रही और नौकरी भी चलती रही, ऐसे में अगर आप करते जाए तो हो सकता है बीच में कुछ ब्रेक आएंगे। अच्छी बात है, इसका पॉजिटिव पॉइंट मैं जो ये देखता हूं कि अभी नौकरी जाना एक टैबू नहीं है जो किसी जमाने में था। तो एटलीस्ट लोगों का एक आत्मविश्वास इतने जल्दी नहीं ढलने वाला, क्योंकि ये तो चीज एक कॉमन चीज होने जा रही है लोगों के मन में कि नौकरियां जा सकती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ नीड और वांट का भी अगर वो फर्क जाने और लगातार इन्वेस्टमेंट इस तरह से करे कि बिना कॉम्प्रोमाइज किए अपनी लाइफ चला सके। जैसे आपने कहा वर्क लाइफ बैलेंस, उसमें बहुत बड़ी चीज है कि जब आप सो रहे हो तो आपको ये कचोटे नहीं कि यार मैंने अपनी इच्छा पूरी नहीं की है। तो मेट्रो सिटीज में मैं अगर बात करूं, एक कोई भी 30-32 साल का अगर एक कपल है विद चाइल्ड, आज के जमाने में दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जैसी जगह पे आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने की कमाई चाहिए, तब जाके आप कुछ पैसे बचा सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं और आप निवेश कर सकते हैं। तो कितनी कमाई आएगी वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करें कि जितना हम खर्च कम कर सके या नीड और वांट का फर्क जान के इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें जितना जल्दी से जल्दी हो सके, विथ ऑब्जेक्टिव दैट हर साल मुझे जब तक मैं नौकरी में हूं तब तक उसको स्टेप अप करते रहना है। मुझे लगता है हाथ में अपने ही सॉल्यूशन है। आपने बहुत रेलिवेंट टॉपिक किया कि आपके जैसे जो लोग लगातार बिजी रहते हैं और हमेशा ऑन द टोज रहते हैं, वो अपना स्किल सेट कैसे बढ़ेंगे, ये बहुत बुनियादी सवाल है और बहुत ही इस पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ चीजें जो अपने हाथ में नहीं होती हैं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स में हमेशा एक बात कहता हूँ कि लाइफ का फंडा ये होना चाहिए, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, बाकी तो फिर आप ऊपर वाले पे भी थोड़ी बहुत चीजें छोड़नी पड़ेंगी आपको। हाँ, मेरे ख्याल से आपने काफ़ी सही कहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों पर मंथन भले ही हम एक शो के ज़रिए या उसके लिए करें वो सही है, लेकिन एक तो प्लानिंग करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कभी कभी कंट्रोल द कंट्रोल, जैसा कि आपने कहा, उसी पर फोकस करना आपके मेंटल पीस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। विवेक, लेकिन अब आपसे सवाल यहाँ पर ये है कि स्किल सेट बढ़ाया जाए तो आपके ज़्यादा इनकम के ज़रिए बनने में आसानी हो सकती है। अब स्किल सेट बढ़ाने को लेकर क्या उसी क्षेत्र के स्किल सेट्स आपको बढ़ाने चाहिए या कुछ नया करना चाहिए? अगर कोई आईटी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अब काफ़ी समय आपने उसी क्षेत्र में नौकरी की है, तो क्या उसी में ही अपने स्किल सेट्स को आगे बढ़ाएं, या आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कुछ नया भी कर सकते हैं? लेकिन नया करेंगे तो हो सकता है शायद थोड़ी सी कमाई में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े, क्योंकि आप उतने बड़े प्रोफेशनल नहीं होंगे एज कम्पेयर टू पीपल जो कि पहले से ही उस क्षेत्र में हो। तो स्किल सेट्स बढ़ाने और अपग्रेड करने को लेकर रणनीति सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज, भारत या विदेश, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी होंगी, बताएं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो मैं इसमें ये कहूँगा कि ये चीज़ स्किल सेट बढ़ाना, कैपेबिलिटी बढ़ाना, ये बातें जो है घबराहट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घबराहट से आदमी जड़वत हो जाता है, पेट्रिफाइड हो जाता है। ये बातें कब हो सकती हैं? जब दौर ठीक चल रहा हो और मैं मतलब आप इसे इस तरीके से समझिए कि मैं एक नाव में बैठा हूँ और नाव ठीक ठाक है और पानी भी टर्बुलेंट नहीं है।
और उस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी नाव या बड़ी नाव अपने लिए कैसे बनाऊं। वो सोचना मेरे लिए ज्यादा आसान है बनस्बत इसके कि अब मेरे पे तो आपदा आ गई और अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी काबिलियत बढ़ाऊं। तो उस घबराहट में ना डिसीजंस ठीक होते हैं, ना काबिलियत ठीक से बनती है। तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीजें प्रोएक्टिवली सोची जाएं जब चीजें ठीक चल रही हैं। अब सवाल है किस तरीके से सोची जाएं। तो शुरुआती दौर में करियर के कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट करना ज्यादा आसान होता है। बाद में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी एक सर्टेन ऑर्डर के हो गए हैं और मुझे उसे एक्सपीरियंसेस पे आगे अपने आप को बढ़ाना है। किस तरह की कैपेबिलिटीज बढ़ानी चाहिए, ये तो बड़ा एक डिटर्मिनिस्टिक और बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए। जो मैं कहूंगा वो ये कहूंगा कि आज के दौर पे एक चीज आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आपका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरियल होना चाहिए। इसमें मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। आप बहुत बेहतरीन तरीके से किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, इंडियन कंपनी, मल्टीनेशनल, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे सोच का तरीका जो है बड़ा ही एंटरप्रेन्योरियल है। तो वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सोच का तरीका जब एंटरप्रेन्योरियल होता है तो मैं इस तरीके से देखता हूं कि मैं अपनी काबिलियत कितनी बढ़ा रहा हूं। कल को अगर मुझे इस कंपनी और इस रोल के लेंस से हटा के मार्केट में खड़ा कर दिया गया तो मेरी एक्चुअली में कितनी वैल्यू है। जब मैं इस तरीके से सोचने लगता हूं तो मेरे को एक अर्जेंसी क्रिएट होती है कि मुझे अपने को केपेबल बनाना है। और फिर मैं कोशिश करता हूं कि मैं देखूं बाहर कि मैं किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड कर सकता हूं। क्या मुझे अपने ही स्किल में और आगे बढ़ना है, डीप जाना है, या मुझे अपने स्किल से बाहर जाके कुछ और चीजें बिल्ड करनी है? क्या मुझे मेंटोर्स अपने ढूंढने चाहिए? क्या मुझे अपने आप पे खुद इन्वेस्ट करना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन अभी इन्वेस्ट नहीं कर रही, या ऑर्गेनाइजेशन उस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहती है जहां पर मुझे अपना करियर आगे नहीं बिल्ड करना है? ये सारी सोच तब अच्छी तरीके से होती है जब आप एक तरीके से शांत हैं, थोड़े काम हैं। अगर आप घबराहट में हैं तो कैपेबिलिटी बिल्ड करना बहुत मुश्किल होगा, गलत डिसीजन लेंगे। मूलतः बात यह है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रखिए। कार्य आप कैसे भी कर सकते हैं, कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर, गिग वर्कर, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, वो किसी तरीके का भी फॉर्मेट हो सकता है। सोच आपकी आज एंटरप्रेन्योरियल होनी चाहिए और बड़ा क्लियर ये होना चाहिए कि कल को अगर ये नौकरी और ये ओहदा नहीं रहा तो मेरी वैल्यू कितनी है और फिर मैं इसको डील कैसे करूंगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बात है जो मैं कह सकता हूँ। स्पेसिफिक बहुत कॉन्क्रीट तरीके से ये बताना है कि ये स्किल बिल्ड कर लो, वो तो बहुत मुश्किल होगा। वो तो केस स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात है। धन्यवाद। ऑलराइट अमित, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि रिस्क फैक्टर, इन द प्रोसेस हमें जब आप ये सब चीज़ें फिगर आउट कर रहे हो, देखिए थोड़ा बहुत तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप इस तरह इनकम को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं, इस बीच अगर ले ऑफ भी हो रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको कंसिडर करनी होंगी। रिस्क फैक्टर को कैसे समझें और कितना रिस्क ले पाएँ, कितना रिस्क ना लें, कैसे स्ट्रैटेजाइज करें इसको? देखिए, आप पहले तो मैं प्रायोरिटी वाइज कुछ एक्शन सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी और वो रेजिलियंस चाहिए ताकि आप इस डायनामिक वर्ल्ड में अच्छे से सरवाइव कर सकें, विवेक ने बहुत अच्छी बात बोली, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। उस माइंडसेट के लिए तैयारी करने के लिए आपको पहले एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी पड़ेगी। अगर आप उस फेज से गुजर रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि उस वक्त आपको एक कंटिजेंसी फंड की जरूरत होगी जो आपको उस फेज में सपोर्ट कर सके, ताकि आप काम रहें। एज ही सेड, आप पैनिक ना करें और ठंडे दिमाग से अपने डिसीजन ले सकें। तो कंटिजेंसी प्लानिंग जो आपको 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए सपोर्ट कर सके, क्योंकि आप जितने सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे उतना आपको ज्यादा वक्त लग सकता है एक नए अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में। दूसरा, आपको, अगर आपके पास वेल्थ है तो आपको वो फ्रेमवर्क रखना है जो आपकी वेल्थ को इरोड ना करे, जिसको मैं बोलता हूँ इंश्योरेंस फ्रेमवर्क। कल को कोई रिस्क लाइफ का है तो फैमिली इम्पैक्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, फाइनेंशियल इम्पैक्ट को। अगर हेल्थ का है, मेडिकल रिस्क है, तो कैसे अपनी हेल्थ के रिस्क को मिनिमाइज किया जाए और कैसे अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आपके पास कंटिजेंसी फंड और एक अच्छा इंश्योरेंस फ्रेमवर्क है तो आप फोकस कर सकते हैं अपनी स्किल सेट को अपग्रेड करने के लिए, और वो करने के लिए जो आप जेन्युइनली करना चाहते हैं, ना कि वो जो कोई और कर रहा है। तो एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट ना रखें, एक इंडिपेंडेंस एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रखें जो इस बात से अलाइंड हो कि आप में नेचुरल टैलेंट किस चीज के लिए है, और उस टैलेंट को
स्पेशलाइज करने के लिए और वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप उसको कैसे अपग्रेड करेंगे, कैसे शार्पन करेंगे अपने स्किल सेट को, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बन के या एक इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर बन के वापस अपने आप को एक अच्छा एक वर्दी ह्यूमन बीइंग साबित कर सकें। तो ये जो 2-3 चीजें हैं, अगर आप इन 2-3 बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी इस जर्नी की शुरुआत करें, अपनी रेडीनेस बना के रखें, तो ऐसे जो चेंजेस हैं जो जिनको मैं ट्रांजिशंस बोलता हूँ, सडनली लॉस ऑफ अ जॉब, separation in a relationship, suddenly leaving a job willingly to start a venture of your own, suddenly there is a situation in the family where due to medical conditions you are losing an important family member. इन सब ट्रांजिशंस को टैकल करने के लिए आपका ये फ्रेमवर्क आपको काफी मदद करेगा और आपको जल्दी हेल्प करेगा आपकी उस न्यू प्लान को स्टैब्लिश करने में जो आप करना चाहते हैं। ऑलराइट, आई होप आई आंसर्ड। या जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमने सारे अहम मुद्दों को कवर कर लिया है जो शायद किसी भी शख्स को या दर्शक को समझना ज़रूरी होता है। बाकी तो इस तरह के मुद्दों पर मेरे ख्याल से चर्चा जितनी लंबी हम करना चाहें उतनी लंबी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हुई हैं और टेक अवे निकला है। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के लिए पेशकश उनके काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आप तीनों का, समय निकाला, शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।